दोस्तों, आज हम लोग आईएएस प्रीलिम्स का 2012 का सीसेट को रीड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैसेज दिया हुआ है जिसमें 6 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। 6 प्रश्नों के उत्तर करने हैं हमको। निर्धनों को खासकर बाजार अर्थव्यवस्थाओं में उस क्षमता की आवश्यकता होती है जिसे समूहन उनके सामाजिक आर्थिक कल्याण और अभिव्यक्ति के संवर्धन के लिए तथा मुक्त बाजार व्यक्तिवाद के और व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक संरक्षण के रूप में अपने लिए अधिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अवसर सृजित करने के लिए प्रदान करते हैं। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कृषि का समूह उपागम विशेषतः ऊर्ध्वगामी कृषि उत्पाद समूहनों के रूप में कृषि उत्पादकता वृद्धि के साथ साथ निर्धनता उन्मूलन तथा निर्धनों के सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। तथापि इस संभावना को साकार करने हेतु आवश्यक होगा कि समूह की प्रकृति स्वैच्छिक, आकार छोटा, निर्णय में सहभागिता तथा कार्य आवंटन और लाभ संवितरण में साम्य मूलकता हो। विविध संदर्भों में जैसे संक्रमण अर्थव्यवस्थाओं में ऐसे समूहों के अनेक उल्लेखनीय उदाहरण हैं। ये सभी निश्चित परिस्थितियों में सफल सहभागियों की संभावनाओं के साक्ष्य वहन करते हैं। और यद्यपि संक्रमण अर्थव्यवस्थाओं में परिवार सहकारिताओं का लिंग प्रभाव अनिश्चित है, किंतु महिला मात्र आधारित समूह कृषि के भारतीय उदाहरण महिलाओं को लाभान्वित करने की पर्याप्त संभावनाओं को बताते हैं। कृषि समूहन जैसे कि समूह आधारित कृषि ग्रामीण निर्धनों को सशक्तिकरण प्रदान कर सकते हैं, वर्धित कृषि उत्पादकता प्रदान कर सकते हैं, शोषणपरक बाजारों के विरुद्ध सुरक्षण प्रदान कर सकते हैं, कृषि वस्तुओं को अतिरेक उत्पादन प्रदान कर सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। परिच्छेद की पंक्तियों से स्पष्ट है कि कृषि समूहन जैसे कि समूह आधारित कृषि ग्रामीण निर्धनों को समूहन उनकी सामाजिक आर्थिक कल्याण और अभिव्यक्ति के लिए मुक्त बाजार के विरुद्ध एक संरक्षण प्रदान करते हैं। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कृषि का समूह उपागम विशेषतः ऊर्ध्वगामी कृषि उत्पाद समूहों के रूप में कृषि उत्पादकता वृद्धि के साथ साथ निर्धनता उन्मूलन तथा निर्धनों के सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। लिंग प्रभाव से लेखक का क्या तात्पर्य है? महिलाएं सहकारिता में संदेहास्पद सहभागी हैं। परिवार सहकारिता में महिलाएं सम्मिलित नहीं भी हो सकती हैं। समूह कृषि में लाभान्वित होती महिलाएं। संक्रमण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका अत्यंत प्रतिबंधात्मक है। तो सी सही है। परिच्छेद के अंतिम पंक्तियों से स्पष्ट है कि लिंग प्रभाव से लेखक का तात्पर्य है समूह कृषि से लाभान्वित होती महिलाएं। परिच्छेद में दिया गया है कि यद्यपि संक्रमण अर्थव्यवस्थाओं में परिवार सहकारिताओं का लिंग प्रभाव अनिश्चित है, किंतु महिला मात्र आधारित समूह कृषि के भारतीय उदाहरण महिलाओं को लाभान्वित करने की पर्याप्त संभावनाओं को बताते हैं। निम्नलिखित धारणाओं पर विचार कीजिए। संक्रमण अर्थव्यवस्थाओं में कृषि समूहों का होना अनिवार्य है। कृषि के प्रति समूह उपागम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में इन धारणाओं में से कौन सा वैध है? तो केवल दूसरा वैध है। धारणाओं का विचार करने से स्पष्ट है कि केवल दूसरा सही है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कृषि का समूह उपागम
विशेषतः ऊर्ध्वगामी कृषि उत्पाद समूहों के रूप में कृषि उत्पादकता वृद्धि के साथ साथ निर्धनता उन्मूलन तथा निर्धनों के सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। विशिष्ट पश्चिमी उदारवादी संदर्भ में लोकतंत्र का और गहरा होना उदारवादी मूल्यों के समेकन की ओर ले जाता है। भारतीय संदर्भ में लोकतंत्रीकरण लोगों की बृहत्तर भागीदारी में परिणत होता है, जिसमें लोग व्यक्तियों के रूप में नहीं, जो कि उदारवादी चिंतन का मुख्य विषय है, बल्कि समुदायों या समूहों के रूप में शामिल होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में व्यक्ति व्यष्टिक व्यक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि धर्म या जाति की पहचान के आधार पर बने आद्य समुदायों के सदस्यों के रूप में शामिल हो रहे हैं। सामुदायिक पहचान एक नियंत्रक बल होती प्रतीत होती है। अतः यह आश्चर्यजनक नहीं है कि तथाकथित परिधीय समूह राजनैतिक प्रक्रियाओं में शामिल होते समय अपनी विशिष्ट पहचान को सामाजिक समूहों, जाति, धर्म या पंथ से जिनके वे सदस्य हैं जोड़कर बनाए रखना जारी रखते हैं। यद्यपि उन सभी के राजनीतिक लक्ष्य न्यूनाधिक समान बने रहते हैं। भारत में लोकतंत्र ने उपांतीय लोगों को राजनीतिक आवाज को सुस्पष्ट करने में सहायता कर सामाजिक निकायों को शिथिल करने की ओर प्रेरित किया है और उपांतीय लोगों को यह शक्ति प्रदान की है कि वे जिन सामाजिक आर्थिक दशाओं में हैं उन्हें सुधारने की अपनी योग्यता के बारे में आश्वस्त हों। यह एक महत्वपूर्ण राजनैतिक प्रक्रिया है जो लोक शासन के लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर उच्चतर जाति के अभिजनों से विभिन्न उपाश्रित समूहों में सार्थक शक्ति हस्तांतरण करने के माध्यम से एक मुख्य क्रांति का कारण बनी थी। पश्चिमी संदर्भ में लोकतंत्र के और गहरे होने से क्या आशय है? समूह एवं वर्ग पहचानों का समेकन, लोगों की बृहत्तर भागीदारी में परिणत लोकतंत्रीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में व्यक्तियों की व्यष्टिक रूप में बृहत्तर भागीदारी के रूप में लोकतंत्रीकरण। संदर्भ में तीसरा सही है। विशिष्ट पश्चिमी उदारवादी संदर्भ में लोकतंत्र का और गहरा होना उदारवादी मूल्यों का के समेकन की ओर ले जाता है। भारतीय संदर्भ में लोकतंत्रीकरण लोगों की बृहत्तर भागीदारी में परिणत है। पांचवा, भारत में बृहत्तर लोकतंत्रीकरण का किसका अनिवार्य रूप से कारण नहीं बना है? सार्वजनिक क्षेत्र में जाति एवं सामुदायिक पहचानों का मंद होना, भारतीय राजनीति में नियंत्रक बल के रूप में समुदाय पहचान का असंगत होना, समाज में अभिजन समूहों का उपांतीय होना, वर्ग पहचानों के ऊपर वंशागत पहचानों की सापेक्ष महत्वहीनता होना। तो दूसरा सही है। भारत की बृहत्तर लोकतंत्रीकरण के संदर्भ में समुदाय पहचान एक नियंत्रक बल के रूप में असंगत दिखाई देती है। वह मुख्य क्रांति क्या है जो भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में घटित हुई है? राजनीतिक प्रक्रियाओं में जाति एवं वर्ग सोपानों की असंगतता, मतदान व्यवहार एवं प्रतिरूपों में सामाजिक निकोचों का ढीला होना, उच्चतर जाति अभिजन से उपाश्रित समूहों में शक्ति हस्तांतरण के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन। इस संदर्भ में सभी उपयुक्त
कथन ए, बी और सी सही हैं, केवल तीसरा सही है, सी। परिच्छेद में दिया गया है कि यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया है जो लोक शासन के लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर उच्चतर जाति के अभिजनों से विभिन्न उपाश्रित समूहों में सार्थक शक्ति हस्तांतरण करने के माध्यम से एक मुख्य क्रांति का कारण बनी थी। निम्नलिखित 5 प्रश्नों के लिए निर्देश। 5 विषयों जैसे कि अर्थशास्त्र, इतिहास, सांख्यिकी, अंग्रेजी और गणित पर एक सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक अतिथि व्याख्यानों का इंतजाम करना है। प्रत्येक दिन केवल एक व्याख्यान का इंतजाम किया जा सकता है। अर्थशास्त्र को मंगलवार अनुसूचित नहीं किया जा सकता। इतिहास का अतिथि प्रधान प्राध्यापक केवल मंगलवार को उपलब्ध है। गणित का व्याख्यान अर्थशास्त्र के व्याख्यात के दिन के ठीक अगले ही अनुसूचित करना है। अंग्रेजी का व्याख्यान अर्थशास्त्र के व्याख्यान वाले दिन के ठीक एक दिन पहले अनुसूचित करना है। सोमवार को कौन सा व्याख्यान अनुसूचित है? सांख्यिकी। परिच्छेद की सूचना के अनुसार प्रश्न 7 से 11 तक की व्याख्या। सोमवार सांख्यिकी, मंगलवार इतिहास, बुधवार अंग्रेजी, गुरुवार अर्थशास्त्र और शुक्रवार गणित। सांख्यिकी और अंग्रेजी के बीच में कौन सा व्याख्यान अनुसूचित है? इतिहास। सप्ताह में कौन सा व्याख्यान अंतिम है? हिस्ट्री, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, गणित। तो गणित। बुधवार को कौन सा व्याख्यान अनुसूचित है? सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास। अंग्रेजी। गणित के व्याख्यान के पहले कौन सा व्याख्यान अनुसूचित है? अर्थशास्त्र। निम्नलिखित 15 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। 3 परिच्छेदों को पढ़िए के उपरांत प्रत्येक परिच्छेद के आधार पर दिए गए प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के आपके उत्तर केवल परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। शिक्षा का निस्संदेह एक महत्वपूर्ण कार्यपरक, नैमित्तिक तथा उपयोगितावादी आयाम होता है। यह तब उद्घाटित होता है जब कोई इस तरह के प्रश्न पूछे, जैसे कि शिक्षा का प्रयोजन क्या है, बहुधा उत्तर होते हैं, रोजगार, उद्योगामी गतिशीलता के लिए अर्हताएँ अर्जित करना और व्यापक उच्चतर आय के संदर्भ में अवसर प्राप्त करना, राष्ट्रीय विकास हेतु विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। परंतु अपने गहनतम अर्थ में शिक्षा नैमित्तिक नहीं है। कहने का आशय यह है कि इसका स्वयं मात्र से परे औचित्य नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यह औपचारिक कौशलों या कतिपय निश्चित वांछित मनोवैज्ञानिक सामाजिक गुणों के अर्जन की ओर ले जाती है। यह स्वयं में ही समादरणीय है। इस तरह शिक्षा कोई वस्तु नहीं है जिसे अर्जित कर या जिससे स्वयं को संपन्न कर तत्पश्चात उसका इस्तेमाल किया जाए, बल्कि यह व्यक्तियों तथा समाज के लिए अपरिमित महत्व रखने वाली प्रक्रिया है। यद्यपि इसमें अपार उपयोग मूल्य हो सकता है और होता है। अतएव शिक्षा विस्तारण एवं रूपांतरण की प्रक्रिया है। विद्यार्थियों को इंजीनियरों या डॉक्टरों में बदलने के अर्थ में नहीं,
बल्कि मन को विस्तारण एवं परिवर्तन, सृजन, पोषण एवं आत्मविवेचनात्मक बोध का विकास तथा विचार की स्वतंत्रता प्रदान करने के अर्थ में यह नैतिक बौद्धिक विकास की आंतरिक प्रक्रिया है। आप शिक्षा के नैमित्तिक दृष्टिकोण से क्या समझते हैं? शिक्षा अपने प्रयोजनों में कार्यपरक व उपयोगितावादी है। शिक्षा का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है। शिक्षा का प्रयोजन मानव बुद्धि को प्रशिक्षित करना है। शिक्षा का उद्देश्य नैतिक विकास की प्राप्ति है। पहला सही है। परिच्छेद के प्रारंभ में कहा गया कि शिक्षा का निसंदेह एक महत्वपूर्ण कार्यपरक, नैमित्तिक तथा उपयोगितावादी आयाम होता है। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा अपने प्रयोजनों में कार्यपरक और उपयोगितावादी है। परिच्छेद के अनुसार शिक्षा को स्वयं मात्र में समादरणीय क्यों होना ही चाहिए, क्योंकि यह रोजगार के लिए अर्हताओं के अर्जन में सहायक होती है, क्योंकि यह ऊर्ध्वगामी गतिशीलता व सामाजिक स्तर प्राप्त करने में सहायक होती है, क्योंकि यह नैतिक व बौद्धिक विकास की आंतरिक प्रक्रिया है। यही सही है। परिच्छेद को अंतिम पंक्ति में दिया है कि शिक्षा को स्वयं मात्र में समादरणीय होना चाहिए, क्योंकि यह नैमित्तिक नहीं है, बल्कि यह आंतरिक बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों को प्रशिक्षित वृत्तिकों के रूप में बदला जा सकता है। उच्च आय के अवसरों पर का सृजन होता है। व्यक्तियों में आत्मविवेचनात्मक बोध और विचार की स्वतंत्रता का विकास होता है। यही सही है। शिक्षा विस्तारण एवं रूपांतरण की प्रक्रिया है। विद्यार्थियों की इंजीनियरों या डॉक्टरों में बदलने के अर्थ में नहीं, बल्कि मन को विस्तारण एवं परिवर्तन, सृजन, पोषण एवं आत्मविवेचनात्मक बोध का विकास तथा विचार की स्वतंत्रता प्रदान करने के अर्थ में। परिच्छेद 2। यदि कीट प्रतिरोधक विकसित कर लें तो रासायनिक कीटनाशक धाड़ी कृषि में अपना महत्व गंवा देते हैं। कीटनाशक प्रतिरोधक का विकास मात्र प्राकृतिक वर्ण की क्रिया है। जब आनुवंशिकतः वैविध्य जनसंख्या की बहुत बड़ी संख्या नष्ट हो जाती है, तब इसका घटित होना लगभग सुनिश्चित है। एक अथवा कुछ कीट असामान्य रूप से प्रतिरोधी हो सकते हैं। यह संभवतः इसलिए कि उनमें एक ऐसा एंजाइम होता है जो कीटनाशकों को निराविष्कारी बना सकता है। यदि यह कीटनाशक बार बार प्रयोग किया जाता है तो कीट की हर उत्तरोत्तर पीढ़ी में प्रतिरोधी कीटों का अनुपात बढ़ता जाता है। कीटों की अंतर प्रजनन दर ठेठ रूप में बहुत अधिक होती है। अतः एक पीढ़ी के कुछ ही कीट अपनी अगली पीढ़ी में सैकड़ों या हजारों कीटों को जन्म दे सकते हैं, और इससे कीटों की आबादी में प्रतिरोधकता बहुत तेजी से फैल जाती है। पूर्व समय में इस समस्या की प्रायः अवहेलना होती रही है। यद्यपि डीडीटी डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथिल प्रतिरोधकता के पहले मामले की सूचना 1946 में ही प्राप्त हो गई थी। ऐसे अकशेरुकी जीवों की संख्या जिनमें प्रतिरोधकता का विकास हुआ है तथा ऐसे कीटनाशकों की संख्या जिनके विरुद्ध प्रतिरोधकता का विकास हुआ है में घातांकी वृद्धि हुई है। संधिपाद कीटों के प्रत्येक कुल जिनमें द्विपंखी जैसे कि मच्छर, मक्खियाँ तथा भृंग, शलभ, ततैया, पिस्सू, जूं और कुटकी सम्मिलित है में उनके साथ साथ अपतृण तथा वनस्पति रोगाणुओं में प्रतिरोधकता दर्ज हुई है। कपास के शलभ कीट
एलाबामा बर्ड क्रीम का ही उदाहरण लें। विश्व के एक या अधिक क्षेत्रों में उसमें एल्ड्रीन, डीडीटी, डिल्ड्रीन, एंड्रीन, लिंडेन और टॉक्साफिन के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हो गई है। यदि रासायनिक कीटनाशक केवल समस्याओं के उत्प्रेरक होते हैं, यदि उनका प्रयोग मूलतः और घोर रूप से अधारणीय होता है, तब उनका व्यापक प्रयोग कब का बंद हो चुका होता है। ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत उनकी उत्पादन दर तेजी से बढ़ी है। किसी कृषि उत्पादक के लिए आज भी लागत लाभ का अनुपात कीटनाशकों के प्रयोग के पक्ष में ही बना हुआ है। यूएसए में कीटनाशकों से कृषि उत्पादों को प्रति $1 लागत मिलने वाला अनुमति लाभ $5 है। इसके अतिरिक्त बहुत से गरीब देशों में सन्निकट सामूहिक भूखमरी अथवा जनपादिक रोग के आसार एवं इतने भयावह हैं कि कीटनाशक प्रयोग करने की सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी लागत की अवहेलना करनी पड़ती है। कीटनाशकों के प्रयोग को साधारणतया कितने जीवन बच सके। खाद्य उत्पादन की आर्थिक दक्षता और कुल खाद्य उत्पादन जैसे यथार्थ मापों के आधार पर न्याय संगत ठहराया जाता है। इन बिल्कुल मूलभूत अर्थों में उनके प्रयोग को धारणीय माना जाता है। आचरण में धारणीयता निरंतर ऐसे नए कीटनाशकों को विकसित करने पर निर्भर करती है जो कीटों से कम एक कदम आगे हैं। ऐसे कीटनाशक जो अल्प अस्थायी हों, जैव न्यूनीकरण हों और कीटों पर अधिक सधा हुआ लक्ष्य बांध सके। कीटनाशक प्रतिरोधकता का विकास प्राकृतिक वर्ण की क्रिया है। इसका वास्तविक तात्पर्य क्या है? प्रतिरोधकता होना बिल्कुल प्राकृतिक है। प्रतिरोधकता एक विश्वव्यापी तथ्य है जीवों में। कीटनाशक के प्रयोग के पश्चात किसी एक आबादी में कुछ जीव प्रतिरोधकता दर्शाते हैं। तीसरा सी सही है। कीटनाशक प्रतिरोधकता का विकास प्राकृतिक वर्ण की क्रिया। इससे तात्पर्य एक या कुछ कीट असामान्य रूप से प्रतिरोधी हो सकते हैं। यदि कीटनाशक का बार बार प्रयोग किया जाता है तो हर आने वाली पीढ़ी में प्रतिरोधी कीट का अनुपात बढ़ता जाता है। परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व के सभी गरीब देशों में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। रासायनिक कीटनाशकों की धारणीय कृषि में कोई भूमिका नहीं है। एक कीट बहुत से कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधकता विकसित कर सकता है। केवल तीसरा सही है। कीट की अंतर प्रजनन दर बहुत अधिक है, अतः पीढ़ी के कुछ कीट अपनी अगली पीढ़ी के सैकड़ों या हजारों कीटों को जन्म दे सकते हैं और इससे कीटों की आबादी में प्रतिरोधकता बहुत तेजी से फैल गई जाती है। अर्थात एक कीट बहुत से कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधकता विकसित कर सकता है।